ठीक है लोगों, ट्रम्प डिरेंजमेंट सिंड्रोम एक काफ़ी बुरी बीमारी है। और फिर आपके पास इज़राइल डिरेंजमेंट सिंड्रोम भी है, वो भी एक काफ़ी बुरी बीमारी है। लेकिन जब आप इन दोनों बीमारियों से एक साथ पीड़ित होते हैं तब आपका कुछ नहीं हो सकता। और यही ठीक ठीक कैंडेस ओवंस के साथ हो रहा है, और यही ठीक ठीक टकर कार्लसन के साथ हो रहा है। अब जाहिर है हम उन्हें टकर कार्लसन इसलिए कहते हैं क्योंकि कतरियों के पास बहुत पैसा है और उनकी जेबें बहुत गहरी हैं। वे अमेरिका और यूके की यूनिवर्सिटी समेत पश्चिमी संस्थानों में अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं, लेकिन वे बहुत सारे प्रभावशाली लोगों को भी खरीद रहे हैं और टकर कार्लसन उनमें से एक लगते हैं। उन्हें सुनिए, इस वक्त वे बस इस्लाम कबूल करने के लिए बेताब हैं, लेकिन किसी वजह से उन्होंने अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया है। या वे अलग अलग कारणों से भ्रमित हैं। मुझे नहीं लगता कि ये केवल इजराइल से जुड़ी बात है। 11 सितंबर के बाद जब लोग झूठी बातें मानने लगे, हमने भी वैसा ही महसूस किया। 11 सितंबर के बारे में कई झूठ थे, लेकिन कुल मिलाकर इसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिकियों को ये यकीन दिला दिया गया कि वे वैश्विक इस्लाम से घिरे हुए हैं। नहीं, उस समय तर्क यह नहीं था। नहीं, उस समय तर्क यह था कि कट्टरपंथी इस्लाम एक राजनीतिक विचारधारा है। वह अमेरिकी वर्चस्व खत्म करना चाहता है क्योंकि मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकाने हैं और अमेरिका इजराइल का समर्थन करता है। यह तर्क था क्योंकि तब पश्चिमी देशों में मुस्लिम आबादी बहुत कम थी। तब पश्चिम में ज़्यादातर मुस्लिम प्रवासी पहली पीढ़ी के थे जो अपने काम से मतलब रखते थे और मुश्किल से अंग्रेजी बोलते थे। उनका पश्चिमी राजनीति में कोई प्रभाव नहीं था। आज यही तर्क दिया जाता है कि हम इस्लामवादियों से घिरे हुए हैं क्योंकि आप अपने चारों ओर देख सकते हैं। आपके पास मामदानी है, आपके पास इल्हान उमर है, आपके पास राशिदा तलैब है और आपके पास वे लोग हैं जिन्होंने पहले ही भविष्य के कांग्रेस सदस्यों की अगली पीढ़ी तैयार कर ली है जो इस्लामवादी हैं, जो खुले तौर पर इस्लामवादी हैं। हम घिरे हैं, और ये सिर्फ अमेरिका नहीं, यूके को भी देखिए। आपके पास हाउस ऑफ कॉमन्स में 50 मुस्लिम सांसद बैठे हैं और पूरे यूके में सैकड़ों मुस्लिम मेयर और काउंसलर हैं। अब यही तर्क है टकर कार्लसन, झूठ बोलना बंद करो। कौन इस इंसान की बात सुनता है कि 1 अरब लोग उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। मैं खुद भी ऐसा महसूस करता था। तो अगर आपने ऐसा सोचा तो आप बेवकूफ़ है, क्योंकि जाहिर है। और अगर आप देखें तो 9/11 पहला बड़ा आतंकवादी हमला था जिसने पश्चिम को इस्लाम के बारे में सतर्क किया। उससे पहले अधिकतर अमेरिकियों और पश्चिमी लोगों को इस्लाम के बारे में पता नहीं था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि मोहम्मद कौन थे। उन्हें मोहम्मद की युद्धप्रिय गतिविधियों के बारे में कुछ नहीं पता था, ना ही इस बारे में कि उन्होंने अपना धर्म कैसे फैलाया। हाँ, पिछली पीढ़ियों के पश्चिमी लोग इस्लाम के बारे में जानते थे। उदाहरण के लिए चर्चिल ने इसके बारे में बात की थी और उनसे पहले थॉमस जेफरसन ने भी इस्लाम के बारे में विस्तार से बात की थी। लेकिन यह किसी तरह कमज़ोर पड़ गया, यह इतिहास में कहीं खो गया, क्योंकि जाहिर है कि आम पश्चिमी लोगों के सामने मुसलमान नहीं थे। इसी वजह से ज़्यादातर और आप आम पश्चिमी लोगों को इस्लाम की विचारधारा के बारे में न जानने के लिए माफ़ कर सकते हैं। आज लगभग हर पश्चिमी व्यक्ति मोहम्मद के बारे में जानता है। इसका कारण ये है कि हम इस्लामवादियों के घेरे में हैं। हर कोई मोहम्मद की बाल वधू आयशा के बारे में जानता है। क्यों? हाँ, हम इस पर काफ़ी समय से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अब 11 सितंबर अलग घटना नहीं रही और सब इससे वाकिफ़ है। आप जहाँ भी देखें, हर बड़े पश्चिमी देश में देखें, वे हिंदुओं, सिखों या बौद्धों के घेरे में नहीं हैं। हमेशा एक ही धर्म, एक ही विचारधारा है जो लगातार कम्युनिस्टों के साथ मिलकर पश्चिम को तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो टकर कार्लसन, तुम एक झूठे और बेवकूफ़ इंसान हो। और कई बार मैंने टेलीविजन पर कहा, समस्या इस्लाम है, समस्या मुसलमान है, कि वे सब हमें मारना चाहते हैं, वे सभी पागल हैं, वे सभी इस पागल आत्मघाती पंथ में हैं। जब तक मुझे उनसे पैसे नहीं मिले थे। मोहम्मद ने इसे 7वीं सदी में बनाया और मैं इस पर विश्वास करता था। मैं बहुत उत्तेजित था और इस पर विश्वास करता था, लेकिन यह सच नहीं था। ये क्यों है? क्या यह सच है? वो सच क्यों नहीं है? वह सच क्यों नहीं है? क्या यह मूर्ख हजारों आतंकवादी हमलों को नहीं देख सकता? वैसे ये सब इस्लाम के नाम पर ही हुए हैं। अगर वह कहता कि सभी मुसलमान नहीं तो ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि इस्लाम का इससे कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम का इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या दुनिया है? दोस्तों, जैसा मैंने कहा, मुझे नहीं पता उसके दिल में क्या है, लेकिन अगर आपको ट्रम्प डिरेंजमेंट सिंड्रोम है
जो अब उसे है, क्योंकि अब उसे लगता है कि ट्रंप उसकी जेब में नहीं है। उसका बेटा जेडी वेंस के लिए काम करता है। मुझे नहीं पता वहां क्या हो रहा है, और ऊपर से वह रूस भी गया था। वह पुतिन की चापलूसी करता है। वह मॉस्को के सबसे आलीशान सुपरमार्केट में जाता है। वो कहता है यहाँ सब कुछ सस्ता है। उसे कुछ पता नहीं है। अगर आप एक सेकंड वर्ल्ड देश को देखें, क्योंकि रूस अमेरिका या पश्चिमी यूरोप के बराबर नहीं है, अगर आप वहाँ की ग्रोसरी की कीमतें देखें और उन्हें अमेरिकी डॉलर में बदले तो जाहिर है कि सब कुछ सस्ता लगेगा। आप पाकिस्तान और बांग्लादेश भी जा सकते हैं। वहाँ आपको 50 सेंट में ब्रेड की एक लोफ मिल जाएगी। आप सोचेंगे ये तो इतना सस्ता नहीं है। हाँ, पर एक आम पाकिस्तानी की क्रय शक्ति क्या है? तो फिर से, क्या वो बेवकूफ़ है? क्या वो बेवकूफ़ है? मुझे नहीं पता। या वो सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे ट्रंप और इजराइल डिरेंजमेंट सिंड्रोम है, इतना कि वो अमेरिका या पश्चिम के दुश्मनों जैसे पुतिन और शी जिनपिंग से भी हाथ मिलाने को तैयार है। मैं सोच रहा हूं कि वो शी जिनपिंग की चमचागिरी कब शुरू करेगा। शायद करता भी हो, पता नहीं। लेकिन इस वक्त वो इस्लामिस्टों की खुलकर चापलूसी कर रहा है। माफ कीजिए, मैंने वो शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन वही वो कर रहा है। माफ कीजिए, वो तस्वीर अपने दिमाग से निकाल दीजिए अगर आपके दिमाग में आ गई हो, लेकिन वही सबसे सही तस्वीर है। हाँ, इसे देखिए। और वो कह रहा है इस्लाम का इससे कोई लेना देना नहीं है। हम इससे कैसे निपटें दोस्तों? हम इससे कैसे निपटें? मैंने उस पर विश्वास किया था, इसलिए जब इजरायलियों का कहना है कि हर अरब, चाहे ईसाई हो या मुसलमान, एक जैसा है, तो उन्हें जज करना मेरे लिए मुश्किल है। अरब लोग परिभाषा के अनुसार यहूदियों के सफाई के लिए प्रतिबद्ध है और हमें उन्हें मारना होगा इससे पहले कि वो हमें मार दें, जैसे कि वो ऐसा मानते हैं। क्या ये हैरान करने वाला नहीं है? क्या ये वाकई हैरान करने वाला नहीं है? क्या ये पाखंडी अपनी ही सोच में कोई कमी नहीं देख सकता? एक तरफ ये एक बिल्कुल तर्कसंगत दलील है कि हर मुसलमान इस्लामिस्ट नहीं होता, हर मुसलमान पश्चिम को नष्ट करना नहीं चाहता। ये एक तर्कसंगत दलील है। मैं यह मानने को तैयार हूं, भले ही मैं मुस्लिम संस्कृति और इस्लाम के प्रति बहुत सख्त हूं। मैं इसे स्वीकार करने को तैयार हूं। लेकिन जैसे ही वो दलील पलटते हैं, इजराइल की तुलना करते हैं और कहते हैं यही तो सब चाहते हैं, सभी इजरायली सभी अरबों को मारना चाहते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या ईसाई, सभी अरबों को, तो इसमें कोई, आप जानते हैं, इजरायलियों की सोच में कोई विविधता नहीं। असल में वे लोग जो नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में गए थे, जिन्हें इस्लाम के नाम पर हमास ने बेरहमी से मार डाला, क्योंकि इस्लाम चाहता है कि वे मध्य पूर्व के उस हिस्से को यहूदियों को न सौंपे, भले ही वह उनकी मुख्य पूजा स्थल है। मैं नास्तिक हूं, मैं उस तर्क को नहीं मानता, लेकिन आप जानते हैं, जब आप इन अलग अलग विचारधाराओं की तुलना करते हैं और एक ही मानक लागू करते हैं, तो आपको वह सवाल पूछने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि मुसलमानों को किसी जमीन पर धार्मिक दावा करने की अनुमति क्यों है, लेकिन यहूदियों को नहीं। यही मेरी समस्या है। मैं नास्तिक हूं। मेरे हिसाब से बाइबिल और कुरान पर आधारित दावे या उस जमीन पर मुसलमानों के धार्मिक दावे मेरी नज़र में सब बेकार है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा है तो मुझे नहीं पता, शायद उस जमीन का हिस्सा नास्तिकों को दे दो, जो कि असल में इजराइल एक धर्मनिरपेक्ष देश है। आप जानते हैं, इजराइल एक कट्टर यहूदी देश की तरह व्यवहार नहीं करता, लेकिन उनके अनुसार वे सब एक जैसे हैं। वे लोग जो नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में गए थे, वे असल में शांति के लिए नाच रहे थे। वे इजराइल के वामपंथी थे, गजा के लोगों के प्रति सहानुभूतिशील थे, जैसे यहूदी अमेरिकन और यहूदी न्यूयॉर्कर्स। मुझे नहीं पता उनके साथ क्या गलत है। असल में मैं समझ नहीं पाता। मैं वामपंथी वोक यहूदियों को नहीं समझ सकता, जैसे मैं वामपंथी वोक हिंदुओं को नहीं समझ सकता जो इस्लामिस्टों के साथ मिल रहे हैं। मतलब तुम बेवकूफ़ हो। क्या तुम्हें अंदाजा है कि वे तुम्हारे साथ क्या करेंगे? वे इस्लामिस्टों को चुन रहे हैं, सिर्फ आम मुसलमानों को नहीं। वे इस्लामिस्टों को चुन रहे हैं, यहूदी अमेरिकी इस्लामिस्टों को चुन रहे हैं। और ये जोकर कह रहा है कि इजरायली या यहूदी सभी अरबों को मारना चाहते हैं। वे एक बड़ा एक रूप समूह है जिनमें सोच की विविधता नहीं है। क्या आप समझते हैं कि केवल वही व्यक्ति जो किसी गंभीर मानसिक विकार से पीड़ित है, जैसे ट्रंप डिरेंजमेंट सिंड्रोम या इजराइल डिरेंजमेंट सिंड्रोम, ही इतनी बेहूदी
और बेवकूफ़ी भरी बात कह सकता है। लेकिन हाँ, लेकिन ये लेकिन टकर कार्लसन। हाँ। मुझे नहीं पता कि इन लोगों से कैसे निपटना है। मेरा ख्याल है यही सब हम कर सकते हैं। हम बस इनके बारे में बात करते रह सकते हैं। हम इनके तर्कों और इनके रुख की खामियां उजागर करते रह सकते हैं। यही सब हम कर सकते हैं। और मैं सच में उम्मीद करता हूं कि पश्चिमी लोग अब ये दाएं या बाएं का मुद्दा नहीं रह गया है, भले ही इसे समझाने का सबसे अच्छा तरीका यही है। लेकिन ये पश्चिमी सभ्यता बनाम बाकी सब का मुद्दा है। आपको बिल्कुल दाएंपंथी होने की जरूरत नहीं है। देखिए, हमारी बातचीत कितनी गिर चुकी है। अगर आप सिर्फ अमेरिकी मूल्यों के लिए खड़े होते हैं, ठीक है। आप कोई श्वेत सर्वोच्चता की दलील नहीं दे रहे हैं। आप कुछ भी नहीं कह रहे हैं। आप बस अमेरिकी मूल्यों के लिए खड़े हो रहे हैं। और यही वही घटना है जो हमने पूरे पश्चिमी दुनिया में देखी है। ऑस्ट्रेलिया में आप ऑस्ट्रेलियाई मूल्यों के लिए खड़े होते हैं। ब्रिटेन में आप ब्रिटिश मूल्यों के लिए खड़े होते हैं। बस इतना ही। आप कुछ भी असामान्य नहीं कह रहे हैं। आप मूल रूप से वही कह रहे हैं जो 90 के दशक का एक उदारवादी कहता था कि हमारे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हमारे पास धर्म की स्वतंत्रता है, लेकिन हम अमेरिका के प्रति वफादार हैं, हम ब्रिटेन के प्रति वफादार हैं, हम ऑस्ट्रेलिया के प्रति वफादार हैं। अगर आप हमारे पश्चिमी देशों में आकर समाज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको घुलना मिलना और अपनाना होगा। ये हर 90 के दशक के उदारवादी की मानक लाइन थी, क्योंकि हम में से कुछ लोग इतने बड़े हैं, हम उस वक्त मौजूद थे। लेकिन अब हमारे पास ऐसे लोग हैं जो बस कहते हैं, सबसे पहले वे बस कहते हैं, आपको अपनी पहचान खोने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस्लामिस्ट हैं तो वह बिल्कुल ठीक है। यही वो चीज़ है जो आज हम जो सारी समस्याएं देख रहे हैं उन्हें पैदा कर रही है। और अगर कोई इसका विरोध करता है तो वो अचानक से फॉर राइट बन जाता है दोस्तों। तो इसलिए मैंने कहा कि यह कोई फॉर राइट या लेफ्ट का मुद्दा नहीं है, यह बस एक पश्चिमी सभ्यता का मुद्दा है। हर पश्चिमी देश इससे जूझ रहा है। दुर्भाग्यवश यही जापान और साउथ कोरिया में भी हो रहा है। किसी ने मुझे साउथ कोरिया से यह पोस्ट भेजी तो और फिर देखिए, साउथ कोरिया और जापान अपने आप में बहुत अमीर अनोखी संस्कृतियां हैं और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी पारंपरिक मूल्यों के साथ बहुत सफल समाज बनाए हैं। लेकिन मेरा मानना है कि समस्या तब आती है जब आप एक समृद्ध समाज बन जाते हैं तो आप कम बच्चे पैदा करने लगते हैं। यही समस्या जापान और दक्षिण कोरिया में भी है। वे भी घबराए हुए हैं। नतीजतन सोचिए वे किसे आने दे रहे हैं? इस्लामिस्ट। वही समस्या। इसे देखिए, अनसान में दक्षिण कोरिया की बढ़ती मुस्लिम आबादी जनसांख्यिकीय प्रतिस्थापन का डर पैदा कर रही है। वे जहां भी जाते हैं वही चीज बार बार करते हैं। तो मेरा हर देश से या हर देश के देशभक्तों से सवाल है, आप उन्हें अंदर क्यों आने देते हैं? इसे देखिए, एक दक्षिण कोरियाई व्यक्ति फिल्म बना रहा है और चिंतित होकर सोचता है, ये क्या हो रहा है? आपको याद रखना चाहिए, दक्षिण कोरिया और जापान बहुत अभी हाल तक अपने में सिमटे हुए समाज थे। वे इसे पहली बार देख रहे हैं और वे भयभीत हैं। इसी वजह से अचानक जापानी कार्यकर्ताओं की बाढ़ आ गई है जो हमारी सामग्री को जापानी भाषा में अनुवाद कर रहे हैं। और वे जापानी सोशल मीडिया पर मुस्लिम प्रवासियों के वीडियो से भर रहे हैं जिसमें वे पश्चिमी देशों में तरह तरह की भयानक चीज़ें कर रहे हैं। जैसे ये, इसे देखिए, ये ह्यूस्टन है दोस्तों। वहाँ हमारे पास गवर्नर ग्रेग एबॉट है जो जिम्मेदार है, लेकिन यही हाल है। अब ये सीना ठोकना और बंदरगिरी खत्म होनी चाहिए। ये अब खत्म होना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि इसे रोकना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? क्योंकि पश्चिमी लोग विदेशी लोगों के लिए जो उनकी खुद की पहचान, उनकी खुद की सभ्यता के प्रति शत्रुतापूर्ण है, उनके लिए सिंप बनने की एक लत है। इसे देखिए, अशूरा याद, बलिदान और आत्मचिंतन का समय है। बकवास। मैं आपको कहानी 1 मिनट में बताऊंगा। आज मुहर्रम के 10वें दिन, जो वो महीना है जब इमाम हुसैन, जो मोहम्मद के पोते थे, इमाम हुसैन की सच्चाई और गरिमा के प्रति अडिग प्रतिबद्धता, शिया लोग उनसे प्यार करते हैं। तो शियाओं के बारे में कुछ लोग तर्क करते हैं कि शिया लोग अली से प्यार करते हैं जो इमाम हुसैन के पिता थे। वे उन्हें मोहम्मद से भी ऊपर रखते हैं।
ये सुन्नियों और शियाओं के बीच मुख्य विवादों में से एक है। इमाम हुसैन की सच्चाई और गरिमा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता याद आती है। वह एक सत्ता के भूखे तानाशाह बनने की चाह रखने वाले इंसान थे, लेकिन वह इतने मूर्ख थे कि उन्हें यह एहसास ही नहीं हुआ। ओह, और वैसे जो मैं कह रहा हूं यह बहुत ही निंदनीय है। अगर कोई शिया मुझे यह कहते हुए सुन ले, अगर वह मेरे सामने हो, तो वह अपनी तलवार निकाल लेगा और मेरा सिर कलम करने की कोशिश करेगा। उनकी अमर विरासत हमें आस्था, एक दूसरे की सेवा और इस विश्वास जैसे स्थायी मूल्यों की याद दिलाती है कि न्याय के लिए हमेशा लड़ना चाहिए। यहाँ न्याय का मतलब है सत्ता दो। हमारे शहर की ताकत उसकी धार्मिक परंपराओं से आती है, जो अन्याय व उत्पीड़न के खिलाफ हमारी लड़ाई को मजबूत करती हैं। हम चाहते हैं कि ये मूल्य आगे बढ़े। हर चीज़ को इस्लामी रंग देना ठीक नहीं। न्यूयॉर्क या अमेरिका का इमाम हुसैन से संबंध नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, इमाम हुसैन एक सत्ता के भूखे मूर्ख थे, जिन्होंने उस समय के खलीफा यजीद को चुनौती दी थी। यजीद के पिता ने इमाम हुसैन के भाई इमाम हसन से वादा किया था कि जब उनका समय आएगा तो वो सत्ता अपने बेटे को नहीं सौंपेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। जब उन्होंने ऐसा किया, इमाम हुसैन ने कहा, रुको, अब मेरी बारी है खलीफा बनने की। वो उनके पास गए और अपनी सेनाएं भेजी, और इमाम हुसैन महिलाओं और बच्चों के साथ थे, और वह यजीद की सेनाओं से घिरे हुए थे। और यहीं से इतिहास थोड़ा अस्पष्ट हो जाता है। यजीद जाहिर तौर पर दावा करता है, या लोग सुन्नी दावा करते हैं, कि यजीद ने कभी अपने सैनिकों को इमाम हुसैन और उनके परिवार और उनकी महिलाओं और बच्चों का कत्लेआम करने का आदेश नहीं दिया था। इमाम हुसैन बोले, मैं लौटूंगा नहीं, अगर मारना है तो मार दीजिए। कुछ वैसा ही जैसा गजावासी करते हैं। आप जानते हैं, वे भालू को छेड़ते हैं और फिर कहते हैं, खैर वे मानव ढाल का इस्तेमाल करते हैं। तो इमाम हुसैन ने सोचा कि क्योंकि वे अपनी औरतों और बच्चों के साथ हैं, इसलिए यजीद उनके परिवार का कत्ल करने का हुक्म नहीं देगा। लेकिन उन्होंने किया, तो हाँ, हम वही हैं। यही वजह है कि शिया मुसलमान छाती पीटते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उन्होंने इमाम हुसैन का साथ नहीं दिया। इमाम हुसैन और उनके परिवार को उस समय के इराकियों ने करबला, आज के इराक में, बेरहमी से मार डाला था। यही इस कहानी का सार है। वह वहां यजीद को चुनौती देने ही गए थे। वह वहां गए थे यह कहने के लिए कि अरे मुझे सत्ता दो, मैं अगला खलीफा हूं, तुम नहीं। ये ऐसा है, ये सत्ता संघर्ष का क्लासिक उदाहरण है। फिर भी हम यहाँ हैं।